छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा 2014 के बाद कांग्रेस की लूट का लाइसेंस हुआ कैंसिल। पीएम ने कहा जनजातीय समाज हमेशा रहा है भाजपा की प्राथमिकता। भाजपा के दिग्गज नेताओं का धुआंधार चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा अब वोट बैंक की नहीं सिर्फ विकास की होती है राजनीति। रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के नमक्कल में किया रोड शो। मध्य प्रदेश के सिवनी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। राजस्थान के सीकर में सचिन पायलट ने किया प्रचार। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में रैली। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। शराब घोटाले में आप विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ। कोविड-19 खिचड़ी घोटाला मामले में शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर से ईडी की पूछताछ। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा खिचड़ी घोटाला कर शिवसेना यूबीटी ने पीड़ित मजदूरों का हक छीना। आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ग्रहण। नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार की गूंज का जिक्र करते हुए पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। पीएम ने जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। पीएम ने महामारी के दौरान मुफ्त टीका और मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का जिक्र करते हुए कहा कि वो खुद गरीब परिवार से हैं, इसलिए गरीबों की जरूरत को समझते हैं। पीएम ने आयुष्मान भारत और जन औषधि योजना जैसी पहल से जनता को मिल रही राहत पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर इंडी गठबंधन पर खूब प्रहार किए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार गठन के बाद सभी गारंटियां लागू होने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि गरीब कल्याण भाजपा की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि मोदी आराम करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए पैदा हुआ है। पीएम ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने इसका भी विरोध किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने
इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के धनौरा लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश और इस जमीन के पहले मालिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वनवासी और आदिवासी 2 अलग शब्द हैं और इनके पीछे 2 अलग अलग विचारधाराएं भी हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा। आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र जैसा है। जिस तरह मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश को बांटने की कोशिश की थी, उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी देश को बर्बाद करने का घोषणा पत्र लेकर आई है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 न्याय के स्तंभों पर आधारित है। उन्होंने कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश के भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट है। ये करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। विरोधियों को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये बड़े व्यापक दृष्टिकोण का खाका है, ये ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए, और 10 साल में जो भी समस्याएं इस देश के लोगों पर लादी गई है, उन सबका कहीं समाधान भी है और क्रमबद्ध तरीके से समाधान है। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं, उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस से, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएमके पर हमला करते हुए कहा कि कच्छातीव द्वीप के मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है। उन्हें देश का एक हिस्सा श्रीलंका को देने से कोई आपत्ति नहीं है। एक तरफ तो डीएमके तमिलों के गौरव की बात करती है और दूसरी तरफ वो इस मुद्दे पर चुप है कि क्या वो सहमत हैं कि देश का एक हिस्सा श्रीलंका को दे दिया जाए। Why DMK is silent on the issue of Kachativu Island given by the Congress party? Why is he silent? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about
the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachchativu Island. कांग्रेस ने अभी तक अपनी प्रतिष्ठित सीट अमेठी को लेकर किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस पर अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह चल रही है। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है एक महिला नेता को पार्टी की कमान दे दी जाए। और कांग्रेस के कई नेताओं ने अब जब जाहिर किया है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। दीदी क्या कांग्रेस में एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए और एक महिला नेत्री को कांग्रेस की कमान दी जाए। मैं उस खेमे को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी को पुनः अमेठी में हारते देखेंगे और आप अपना दावा कांग्रेस के नेतृत्व के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट राजस्थान में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पाटन पहुंचे सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस और इंडी अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि जब परिणाम 4 जून को आएंगे तो इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी चिंतित है, इसलिए कोशिश कर रही है कि विपक्ष की पार्टी के नेताओं को तोड़ा जाए, कांग्रेस के लोगों को जोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत कई नेता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सशक्त करने के लिए इस अभियान से जुड़ने की अपील की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में एक सार्वजनिक बैठक कर चुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। सार्वजनिक सभा के दौरान ममता बनर्जी पारंपरिक ढोल बजाते और पारंपरिक नृत्य करते नजर आईं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्धा में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में एक ही भाव है कि आएंगे तो मोदी ही। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर एक ही भाव है। सबके मन में एक ही भाव है, एक ही आश्वस्ति है और संभवतः आजादी के बाद पहला जनरल इलेक्शन है जिसके परिणाम के बारे में भी जनता जनार्दन पहले से अवगत है और वह परिणाम के बारे में अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी जी ही। जनता इस बात के लिए आश्वस्त है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। भाजपा द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लगाए गए आरोप को लेकर आयोग से शिकायत की गई। इस प्रतिनिधिमंडल में पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद समेत कई नेता शामिल थे। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत किसी चैनल को बंद करने की पावर सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनिंदा जिलों के आयुक्त और डीईओ के साथ चुनाव आयोग ने कम मतदाता मतदान पर सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान 266 शहरी और ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए टर्नआउट कार्यान्वयन योजना तैयार की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नगर निगम आयुक्तों और जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे जागरूकता अभियान और आंदोलन चलाए जाएं जिससे मतदाता चुनाव में भाग लेने के लिए स्वयं प्रेरित हों। देश के कुछ इलाकों में मतदान का प्रतिशत गिरा है, जिसे लेकर आयोग कार्य योजना बना रहा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम पाया गया। पिछले आम चुनाव में देश भर में 67.40% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि यूपी में यह आंकड़ा महज 59.21% तक सीमित रहा। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मतदान के गिरते प्रतिशत पर चिंता जाहिर की है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकन और
जेनजेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में निर्वाचन आयोग के सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं और लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया, जो प्राप्त कुल अनुरोधों का 15% है। सबसे ज्यादा 23,239 अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। सुविधा पोर्टल ECI द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित कराना है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। के कविता ने बेटे के एग्जाम और उसे मां की इमोशनल सपोर्ट का जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने इसी अर्जी का विरोध किया था। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा विधायक दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। ईडी हिरासत में अरविंद केजरीवाल पत्नी के अलावा अपने पीए विभव से ही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता और मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ईडी कार्यालय पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने अमोल कीर्तिकर को कोविड-19 खिचड़ी घोटाला मामले में तलब किया है। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर खिचड़ी घोटाले को लेकर निशाना साधा है। संजय निरुपम ने कहा कि जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और प्रवासी मजदूर घर पहुंचने के प्रयास में थे, सबसे ज्यादा पीड़ित थे, उस समय भी शिवसेना के स्वार्थी नेताओं ने उनके हक की खिचड़ी का घोटाला किया। जब लोगों की जान जा रही थी, जब लोग खाने को तरस रहे थे, जब लोगों के पास गांव जाने की जगह नहीं थी, कोई माध्यम नहीं था, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, जब हमारे मजदूर, जिस जमाने में हमारे मजदूर ट्रेन के नीचे आके कट जाते थे भंडारा के आसपास, उस समय ये शिवसेना उपाठा के लोग उन गरीब मजदूरों के लिए जो आवंटित या सप्लाई की जाने वाली जो खाद्य सामग्री थी उसमें घोटाला कर रहे थे। संजय निरुपम ने कहा कि मुंबई उत्तर पश्चिम से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को ईडी ने बुलाया है। निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं, खिचड़ी चोर, उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदाताओं को, मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम के ऊपर मैं काम करना शुरू किया तो पता चला कि खिचड़ी घोटाले का असली किंग पिन कोई और है। ये अकेला चोर नहीं है, अकेला खिचड़ी चोर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी के चलते मानहानि का मुकदमा झेल रहे आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर मानहानि मामले में 15 अप्रैल को संजय सिंह और केजरीवाल को पेश होने के लिए समन जारी किया था। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीईआरटी ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया और कहा कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो एनसीईआरटी को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। आगे बढ़ेंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार तेजी दिख रही है और नया रिकॉर्ड बनाते हुए भारत का मार्केट कैप पहली बार आज 400 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 9 महीने में इसमें 100 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल 5 जुलाई को भारत का मार्केट कैप 300 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। इसमें 200 लाख करोड़ रुपए का स्तर फरवरी 2021 में छुआ था। वहीं साल 2007 में भारत का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ पहुंचा था, जबकि 2014 में यह पहली बार 100 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा था। गाजा में लगातार हो रही मौतों और इजरायली बंधकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। इजरायल ने दक्षिणी गाजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। अधिकतर सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और अब वहां इजरायली सेना की केवल 1 ब्रिगेड रह गई है। सैनिकों की यह वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इजरायल ने कहा कि उसने और हमास ने 6 माह से जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताज़ा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी वो 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये छाया मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में पड़ेगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा के YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर के साथ साथ कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए जाना जाता है। आइए देखते हैं डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की यह खास रिपोर्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ की सफारी, जीप सफारी जो है बहुत ज्यादा लोक प्रसिद्ध है। लोग आते हैं दूर दूर से, देश विदेश सब जगह से। और आज मैं यहाँ पे हूँ। राजू और औरान जो है वो मुझे और हमारी टीम को यहाँ पे घुमाने लेके आए हैं। यहाँ पे जो राइनोसोरस है, ये सिंगल हॉर्न राइनोसोरस का घर माना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। करीब 3600 से ज्यादा राइनोसोरस, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस यहाँ पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे ये जो पूरा ट्रैक है ये
बहुत बड़ा है, लंबा है, करीब 2 घंटे का करीब सफर होता है। और राजू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कितना लंबा है, कितने किलोमीटर का है? ये 18-19 से ज़्यादा किलोमीटर होगा हमारा सेंट्रल रेंज में जो सफारी का रूट है। और ये पूरा जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कितना बड़ा है ये थोड़ा? ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये टोटल पार्क एरिया 440 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत ही लंबा है, ये हाईवे के साइड में जितना भी है 44 किलोमीटर तक पूरा काजीरंगा ही है। अच्छा, रॉयल बंगाल टाइगर जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं। करीब 130 रॉयल बंगाल टाइगर है पूरे काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसी वजह से ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। बहुतों को नहीं पता, बहुत से लोग कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा के बीच में इस वक्त हम हैं और ये एक और चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, ये इनका एंटी पोचिंग कैंप है। ये वॉच टावर है एंटी पोचिंग कैंप का, और इसको अक्षय कुमार ने फंड किया है। आप ये एंटी पोचिंग कैंप यहाँ पे चलाते हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो जानवर है जंगल में, कोई कभी मरता है ना, उसको देखना पड़ता है कब कहाँ कौन से तारीख में मरता है, और वो अंदर को कोई शिकारी आता है, ये देखना पड़ता है। ये एक्चुअली इकलौती जगह है जहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, रोक सकते हैं। हम जब आ रहे थे तो हमें अलग अलग तरीके के पक्षियाँ भी देखने को मिली जो रेड लिस्ट में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, इन सारी प्रजातियों का एक ऐसा घर है जो उनको ना सिर्फ बचाता है बल्कि उनको पनपने का भी मौका देता है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ प्रताप भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।